हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन टू परचम क्लासेस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम चल रहे हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर फोर्थ वीक ऑफ जून 2024। तो देखते हैं हमारी जो पहली न्यूज है, पहली हेडलाइन है वो क्या है। वो है कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अवार्ड दिया गया है फॉर द सेक ऑफ गुड एंड वेरी वंडरफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एपीवाई। एपीवाई दैट इज अटल पेंशन योजना को अच्छे तरीके से या यूं कहे बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया। अब अगर हम कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो आपको एक टर्म यहाँ पे दिमाग में रखना होगा, दैट इज इस बैंक का ओनरशिप। ओके, सो इट इज स्पॉन्सर्ड बाय कैनरा बैंक। ओके, इट्स अ रीजनल रूरल बैंक। तो ये अपने आप में टाइप्स ऑफ बैंक्स आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये एक आरआरबी है। ओके, और इसका जो स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरिंग कहां से आ रही है? कैनरा बैंक से आ रही है। सो दे हैव बीन ऑनर्ड विथ द नेशनल अवार्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज पीएफआरडीए। फॉर व्हाट? फॉर देयर सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना। तो इनको ये जो अवार्ड है वो दिया किसने? ओके, चलो तो टर्म्स हमारे सामने आ गया। पहला है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक, इनको अवार्ड मिला। अवार्ड किसके लिए मिला? अटल पेंशन योजना की बढ़िया इंप्लीमेंटेशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट इन्होंने कराया है। अब अवार्ड दिया किसने? तो अवार्ड देने वाली जो अथॉरिटी है या अवार्ड देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका नाम है पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, ओके। तो अब चलते हैं आगे की पॉइंट की तरफ, उस पर नजर डालते हैं। आगे का पॉइंट हमें क्या बोल रहा है? दैट इज श्रीकांत एम भंडिवट, जो कि चेयरमैन है बैंक के, केवीजीबी बैंक के। इन्होंने अवार्ड लिया किससे? विवेक जोशी साहब से, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ दीपक मोहंती साहब थे यहाँ पर, जो कि पीएफआरडीए के चेयरपर्सन हैं। ओके, सो ये तीन पर्सनालिटीज हैं हमारे सामने। कौन कौन है? श्रीकांत एम भंडिवट, फिर उसके अलावा विवेक जोशी साहब, और उसके बाद है हमारे पास दीपक मोहिंती साहब। ठीक, कौन कौन है? तो सबसे पहले वाले हैं चेयरमैन केवीजीबी के, दूसरे हैं सेक्रेटरी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के, और उसके बाद तीसरे वाले जो हैं वो है पीएफआरडीए के चेयरपर्सन। ठीक, अब अटल पेंशन योजना क्या है? ये है ऑब्वियसली पेंशन योजना, तो पेंशन ही दे रही है, सीधी सीधी बात है। बट इट्स अ सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट है ये किसके लिए? वो जो कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ पेंशन का जो स्कीम है इंडिया में, पेंशन किसको दिया जाता है? पेंशन दिया जा रहा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, या फिर पेंशन उनको दिया जा रहा है जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, बहुत बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के जो है एम्प्लॉइज हैं। उसके अलावा तो इंडिया में हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रही है। तो जहां पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, यानी कि किसी भी टाइप का जो है हमारा एक जिसे बोलते हैं ना जॉब सिक्योरिटी, वो भी नहीं है। हेंस एज अ रिजल्ट हमने देखा है कि इंडिया में करीब करीब एक जो रफ डेटा है हमारे पास, 60 to 70% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। तो इस 60 to 70% वर्कफोर्स को हमने क्या दिलाया है? अटल पेंशन योजना। ठीक है, कि कोई बात नहीं, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी गवर्नमेंट आपके लिए स्कीम आएगी जिससे आपको पेंशन मिलेगी। ओके, तो हु कैन सब्सक्राइब टू एपीवाई? अटल पेंशन योजना पे कौन आ सकता है? जो भी 18 से 40 साल का है। ओके, 18 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स। ओके, तो अगर आपकी एज 18 to 40 है, डजंट मैटर्स आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ काम नहीं कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को अटल पेंशन योजना में एड ऑन करा सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? आपका रिक्वायरमेंट है सिंपली एक बैंक अकाउंट। आपका अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, कहानी खत्म। ओके, सो एज व्हाट यू कैन सी हियर, व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट? अ बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट जो किसी भी बैंक में हो सकता है, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है। और एक बहुत खूबसूरत चीज यहां पर क्या रखी गई है कि आधार कार्ड यहां पर मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप एक कोई ऐसे शख्स हैं जिसका आधार कार्ड नहीं बना है, दो बहुत रेयरली है आज की डेट में कि इंडिया में किसी इंडियन सिटीजन के पास आधार कार्ड ना हो, लेकिन अगर नहीं भी है देन आल्सो डजंट मैटर्स। आप 18 इयर्स के हैं मिनिमम, या मैक्सिमम 40 इयर्स के अगर आप हैं, तो आप अटल पेंशन योजना में एनरोल करा सकते हैं। रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि या तो आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, या तो किसी भी बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। उसके अलावा
ड्यूरेशन क्या है? 2015 से 20 के टाइम पीरियड का जो 5 साल है, इसमें गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से कवर दे रखा है, ठीक है, सभी अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो कि मैक्सिमम आएगा 1000 रुपए पर एनम पर, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अटल पेंशन योजना में 100 रुपए डाले, ठीक, तो इसका 50% यानी कि 50 रुपए अपनी तरफ से गवर्नमेंट भी उसमें एड ऑन करेगी, राइट। तो जो कि मैक्सिमम अमाउंट पहुंच सकता है कितना? 1000 रुपीज पर एनम, ओके, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप कितने भी पैसे अपनी तरफ से आप उसमें एज अ प्रीमियम अमाउंट पे कर सकते हैं, ठीक। फिर आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, पेंशन फंड, ओके। अगर हम बात करें पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ध्यान रखना है ये कब बना है? ये बना है 2014 के टाइम पीरियड के अंदर, ओके। सो पीएफआरडीए एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2014। किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम कर रहा है। कितने मेंबर्स होंगे? 6 मेंबर्स होंगे ओवरऑल, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली एक चेयरपर्सन होंगे, ओके, और अलग से 6 मेंबर्स, और इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स होंगे जो कि होल टाइम मेंबर्स होंगे, और ये कहां से आएंगे? इनका अपॉइंटमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि जो बाकी के जो 3 मेंबर्स हैं वो पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और उनका भी अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रहा है, ठीक। लेकिन 3 इसमें से ऐसे होंगे जो फुल टाइम पीएफआरडीए में ही काम कर रहे हैं, ओके। सो एज वी कैन सी हियर, ओके, कब बनता है? 2014 के अंदर बनता है, और ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कि जिसके पीछे कोई ना कोई एक एक्ट या फिर एक इनैक्टमेंट, यानी कि कोई ना कोई एक कानून, एक लॉ है जिसके थ्रू इसको बनाया गया है, ओके। सो इट्स मेड थ्रू दी पीएफआरडीए एक्ट ऑफ 2014, राइट। सो ये दिमाग में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? सिंपल सी बात है, एकदम क्लियर है कि हमें इतना ध्यान रखना है कि पेंशन देना है मेजॉरिटी ऑफ द जनता को। सो रेगुलेट ऑल द नेशनल पेंशन सिस्टम, ओके, एस्टैब्लिश एंड डेवलप, रेगुलेट पेंशन फंड्स, इन पर प्रोटेक्शन भी दीजिए सब्सक्राइबर्स को, रजिस्टर और रेगुलेट करिए इंटरमीडियरीज को, यानी कि जो पेंशन दिलवाने का काम कर रहे हैं उनको जो है आप सबसे पहले रेगुलेट करिए, यानी कि सिंपल शब्दों में आप उनको रजिस्टर करिए, राइट। तो ये सब काम क्या है? ये सब काम है, ये सब फंक्शंस हैं किस लिए, ओके। दैट्स इट, इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने एक बहुत ही खूबसूरत कारनामा करके दिखाया है, और वो ये है कि 6955 सॉरी 6959 6959 करोड़ रुपीस एज अ डिविडेंड दिया है, किसको? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, जो कि पिछले बार का इनका जो डिविडेंड शेयर था उससे 13.7%, मतलब थोड़ा सा ऊपर ज्यादा करके दिया उन्होंने, right? Okay, so what we need to understand, SBI distributes 6959 crore rupees as dividend to the central government, right? So what we need to understand, 6959 करोड़ 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में गए हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि जो पर शेयर प्राइस है वो बढ़ा है, ओके। तो कितना प्राइस रुपीस बढ़ा है? 13.70 प्राइस बढ़ा है, रुपीस 13.70, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 11.30 रुपीस पर था, और अब की बार का जो 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर इन्होंने क्या दिया है कि 13.70, ठीक। तो यानी कि 13.70 रुपीस पर शेयर एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके। फर्दर व्हाट यू कैन सी, द चेक वाज प्रोवाइडेड बाय whom? एसबीआई चेयरपर्सन थे दिनेश कुमार खारा साहब, ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर को ही दिया जाएगा, तो निर्मला सीतारमन जो है वहां पर थी, और उसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं जिनका नाम हमने अभी देखा ही है, विवेक जोशी साहब, ये भी वहां पर मौजूद थे, राइट, ओके। सो आरबीआई 6959 करोड़ रुपीस किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक, जो कि एक प्राइस शेयर जो है वो बढ़ रहा है, शेयर प्राइस जो है बढ़ रहा है, 11.30 रुपीस अगर पिछले साल था तो इस साल का जो वैल्यू बना वो कितना बना? 13.70 रुपीस, ओके। सो अब इसके अलावा अगर आप देखें आगे की कहानी को, तो वो क्या बताती है हमें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने भी करीब 900 या सॉरी 857 करोड़ रुपए
गिफ्ट में दिए हैं, और सॉरी गिफ्ट इज नॉट द करेक्ट वर्ड वंस अगेन, डिविडेंड में दिए हैं किसको, वंस अगेन आरबीआई को। एक तो गवर्नमेंट अपने शेयर्स लगाती है, लगभग लगभग सभी जो इतने मेजोरिटी बैंक्स हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा शेयर इनका आरबीआई के साथ है और उसके अलावा एसबीआई के साथ भी है। और हम देख रहे हैं एक जो है टर्म हमारे सामने और आया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो आरबीआई ने जहां 6,969 करोड़ रुपए दिए एज अ डिविडेंड, उसी तरीके से हमने देखा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 857 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराए। किनको, वंस अगेन सेम टू दी फाइनेंस मिनिस्टर। और यहाँ पर कौन थे, जो बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं निधु सक्सेना, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं आशीष पांडे, ये लोग मौजूद थे जब ये 857 करोड़ रुपीस का चेक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को दिया जा रहा था। ओके, सो दिस शोज दैट यस द बैंकिंग सेक्टर, या जो इंडिया के जो मेजॉरिटी जो बड़े बैंक्स हैं, ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट में जा रहे हैं। और अभी हमने जैसे अपने लास्ट वीक के ही करंट अफेयर्स के सेशन में देखा था कि किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, इसने एक नई जो है उड़ान लेकर आया है। क्या लेकर आया है कि ये टू बिग टू फॉल डिक्लेयर हो चुके हैं, राइट, ये बहुत बड़े बन चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया भर की जितनी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये बातें बता रहे हैं, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पिछले साल अगर आप देखिए 55,648 करोड़ दिया था, लेकिन इस साल ये डेटा बढ़कर कितना हो गया है, वंस अगेन 67,085 करोड़ रुपीस। ओके, कंसोलिडेटेड डेटा जो अगर हम बात करें, सो द बैंक अचीव्ड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 67,085 करोड़। ओके, जो कि पिछले साल का 55,648 करोड़ था। तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, लगभग लगभग आपके सामने डिफरेंस मौजूद है, 12 करोड़ का डिफरेंस, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, सिंपल शब्दों में ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एक XYZ कंपनी में, ओके, देयर इज अ कंपनी, ओके, द नेम ऑफ द कंपनी इज कंपनी एक्स। ओके, सो आपने इस एक्स कंपनी में लेट्स से शेयर्स इन्वेस्ट किए ₹100, 100 रुपए आपने इसमें लगा दिया, ठीक। और इस कंपनी को, इसको प्रॉफिट मिल गया ₹125 का, ठीक है। तो आपका अब 100 रुपए पे आपको ये कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, प्रॉफिट। ओके, कि भाई आप हमारे इन्वेस्टर हैं, आपने हमारे यहाँ जो है फंड्स डाले हैं, शेयर्स खरीदे हैं। अब ये प्रॉफिट कितने का होगा, 125 रुपए पे, ठीक। अब 125 रुपए पे कंपनी आपको 20 रुपए दे दे, 25 रुपए दे दे, वॉट एवर, ओके, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। तो लेट से आपने 100 रुपए लगाया, कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा मिला, ठीक। तो कंपनी ने क्या बोला, भाई हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आप उनको प्रॉफिट दीजिए, ठीक। प्रॉफिट शेयर कितना हो सकता है ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई हमारा ये इन्वेस्टर है, बहुत ही लॉयल इन्वेस्टर है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है, इनको इतना प्रॉफिट देना चाहिए। ये वाले नए इन्वेस्टर हैं, इनको अभी इतना वाला प्रॉफिट दे देते हैं। इन्वेस्टर हैं कि अब इन रिश्ता नहीं रखना, इनको इतना सा प्रॉफिट दे के भगा हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सो आपके ये जो 100 रुपए है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ है, इस पर आपको जो प्रॉफिट जो है शेयर मिल रहा है, वो क्या हो जाता है, आपका डिविडेंड। दैट्स इट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट न्यूज, आईसीआईसीआई बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम देख रहे हैं कि 100 बिलियन यानी कि लगभग 8.4 लाख करोड़ का आईसीआईसीआई बैंक जो है बन चुका है। सो हम देख पा रहे हैं पूरी कहानी क्या है, दैट बिकम्स द ओनली 6th इंडियन कंपनी टू हिट दैट माइलस्टोन। तो इंडिया के अंदर 6 कंपनीज हैं और 6वीं कंपनी अभी बनी है, या 6वां बैंक अब बन गया है एक तरीके से, हमारा आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, राइट। सो $100 बिलियन मार्क, यानी कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का, यानी कि सिंपल शब्दों में वंस अगेन, बैंकिंग स्ट्रक्चर जो हमारा है, ओके, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम, जो हमारा बैंकिंग एनवायरनमेंट है, उसमें उछाल आ रही है, उसमें उनका जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, राइट। ओके, सो व्हाट वी कैन सी, 25 जून को ये न्यूज आती है कि 8.4 लाख करोड़ का टोटल इनका एम कैप, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका हो चुका है। ओके, 100 बिलियन क्या अब इन्होंने एक मार्क कवर अप कर लिया है, जो कि अपने आप में एक, जिसे बोलते हैं ना, लैंडमार्क, एक अचीवमेंट है किसी भी बैंक के लिए। सो एज व्हाट वी कैन सी हियर,
द स्टॉक वाज 1196.5, जो कि ये गिरना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे जो ट्रेडिंग बाबा हैं उनका कहना था, बिकॉज ऑफ जो रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं उनमें जो एक बूम देखने को मिला, उसमें जो एक उछाल देखने को मिला। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जो हैं ट्रेडर्स हैं या ट्रेडिंग गुरुज हैं जिन्होंने बताया था कि नहीं, काफी बैंक्स होंगे जिनमें आईसीआईसीआई का भी नाम था कि नहीं, इनका भी जो है शेयर नीचे गिरेगा। बट हमने क्या देखा है कि नहीं, कंपनी के तरफ इनके जो कस्टमर्स हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं, यानी कि हम लोग जो हैं, हमारा कहीं ना कहीं भरोसा बना हुआ है इन बैंक्स की तरफ। हेंस एज अ रिजल्ट वो बना हुआ भरोसा शेयर प्राइस को ऑब्वियसली ऊपर लेकर जाता है। राइट, सो व्हाट वी कैन सी हियर, द बैंक स्टॉक risen nearly 12% from the lows of June 4। ओके, जो 4 जून को जो नीचे गया था, वो अचानक से हम देख रहे हैं कि अभी एक महीने के अंदर वो ऊपर आ रहा है। राइट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, $100 बिलियन सिक्स्थ कंपनी। और अगर जो मेजोरिटी कंपनीज है हमारे पास वो कौन कौन सी जो $100 बिलियन की हैं, ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे पहले आ रही है, फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, एचडीएफसी बैंक है, और भारतीय एयरटेल कंपनी है हमारी। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं ये, मेजोरिटी ऑफ दीज कंपनीज दे हैव इन्वेस्टेड इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। टाटा की बात कर लें, ये इनका भी अपना जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। एयरटेल तो एयरटेल कम्युनिकेशन के नाम से ही है, टेलीकम्युनिकेशन के नाम से ही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो रिलायंस बूम पर आया अपने जियो की वजह से। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन यानी कि आईटी सेक्टर, जो कि अपने आप में मौजूदा समय के लिए सबसे बड़ा वरदान है किसी भी बिजनेस डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी बिजनेस एक फर्म के लिए। ओके, सो ऑब्वियसली ये वो डिपार्टमेंट्स होंगे या ये वो कंपनीज होंगी जिनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमेशा ऊपर जाएगा। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आरबीआई अनाउंसेस सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर द 2024 टू 27 ईयर सेशन। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि करेंसी स्वैप सिस्टम अपने लिए लेकर आ रहे हैं। और एक करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज, और किसके साथ कर रहे हैं हम, सार्क के साथ कर रहे हैं। सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सार्क हियर? सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके सामने कुछ कंट्रीज हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, और ये सभी हमारी जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं। ओके, सो इसमें पाकिस्तान है, इसमें श्रीलंका है, इसमें नेपाल है, इसमें भूटान है। ओके, सो ये वो कंट्रीज हैं जो हमारे एग्जैक्ट, हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। ओके, फुल फॉर्म क्या होता है सार्क का? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। Okay, so this is what the SAARC stands for, South Asian Association of Regional Cooperation। जैसे दुनिया भर के संगठन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी है, एआईआईबी है, ये सब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उसके अलावा जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, नेटो। ओके, तो ये सब क्या हैं, दे आर इंस्टीट्यूशन ओनली, दे आर द ग्रुपिंग्स ओनली, बट नॉन फाइनेंशियल। तो उसी तरीके से एशियान करके भी एक ग्रुप है, ओके, क्वाड करके भी एक ग्रुप है, और उसके अलावा सार्क करके भी एक ग्रुप है हमारे पास। ओके, तो सार्क, सिंपल शब्दों में, सार्क की सबसे बड़ी पावर इस वक्त कौन है, वो है हम। ओके, वी आर द बिगेस्ट पावर इन द सार्क। ओके, क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरे बिगर शार्क्स हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ओके, वो इसमें इंडक्टेड नहीं है। तो जब वो इसमें इंडक्टेड नहीं है और सिर्फ वहां पर हम मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली हमारे अलावा कोई दूसरा शार्क तो वहां पर मौजूद रहेगा ही नहीं। राइट, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द होल न्यूज, 250 बिलियन लगभग जो है स्वैप के लिए सार्क ने रखा है, जो कि स्वैप हम कर सकते हैं किसमें, यूरोप, जो यूरोपियन यूनियन का जो अपना करेंसी है, दैट इज यूरो। ओके, और उसके अलावा यूएस डॉलर्स। तो सबसे पहली चीज, स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप मतलब एक्सचेंज, कि मैंने आपको एक यूनिट दिया एक्स, उसके बदले आपने मुझे एक यूनिट दे दिया वाई। तो उसी तरीके से हम अपना करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, किसके साथ? सार्क के साथ, जो सार्क कंट्रीज हैं उनके साथ। तो उन्होंने कितना जो है एक कैपिंग रखा है, दैट इज नियरली $250 बिलियन। तो टोटल कॉर्पस क्या रखा गया है? 250 बिलियन, सॉरी नॉट डॉलर। ओके, ये रखा गया है कि हम अपना करेंसी जो कि यूएस डॉलर्स में और यूरोज में स्वैप कर सकते हैं। राइट, ओके, और ये सभी सार्क मेंबर्स जो हैं उन सभी के साथ हम कर सकते हैं। ऑल ऑफ दोस सार्क मेंबर्स, ओके, वी कैन गो अहेड विद द स्वैपिंग ऑफ द करेंसी।
ओके, तो कौन कौन सी करेंसी में स्वैप हो सकता है, क्या ध्यान रखना है आपको? ओनली टू करेंसीज आर देयर, दैट इज फर्स्ट वन इट इज द यूरो एंड सेकंड वन इट इज द यूएस डॉलर्स ऑब्वियसली। देन फर्दर सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी, तो अगर हम सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी की बात करें तो ये 15 नवंबर 2012 को शुरू किया गया था। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि करेंसी स्वैप सार्क का हमेशा से नहीं था, ठीक है, हमेशा से नहीं था। सार्क बन साथ तुरंत नहीं आ गया था। ओके, सार्क जो है 1960 70 के टाइम पीरियड में बन चुका था, लेकिन सॉरी, करेंसी स्वैप जो है ये कब आया है? ये आया है ओनली एंड ओनली इन नवंबर 2012, प्रिसाइसली 15th ऑफ नवंबर 2012। ओके, फॉर द सेक ऑफ दैट किसी भी कंट्री के पास उसका फॉरेक्स रिजर्व, जो सार्क कंपनीज कंट्रीज हैं उनका फॉरेक्स रिजर्व कम ना पड़े, उनका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बना रहे, ठीक। ओके, नेक्स्ट यूनियन बैंक को लेकर न्यूज है। यूनियन बैंक ने अपने जो रूसू एरियाज हैं, रूसू दैट इज हमारा रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, ओके, या सेमी अर्बन एरियाज, उनके लिए लेकर आए हैं प्रीमियर सर्विसेज। तो अगर आपको याद होगा, आपसे कुछ वीक पहले जब अपना बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आया था एक पॉइंट जिसको हमने नाम दिया था यस ग्रैंडवर। ओके, सो देयर वाज समथिंग नोन एज यस ग्रैंडवर। ओके, तो ये यस क्या था? ये यस बैंक था। तो ये क्या लेकर आए थे? ये लेकर आए थे कुछ प्रीमियम सर्विसेज अपने उन क्लाइंट्स या अपने उन कस्टमर्स के लिए जिनका मंथली टर्नओवर या उनका मंथली सेविंग्स अकाउंट जो है 5 लाख रुपए से ऊपर मेंटेन रहता है, राइट। सो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आया था, जैसे यस ग्रैंडवर है, प्रीमियम सर्विसेज दे रहा है अपने कस्टमर्स को, उसी तरीके से यूनियन बैंक लेकर आया है यूनियन प्रीमियर अपने रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के लिए, जिनको हम इन शॉर्ट रूसू के नाम से जानते हैं। तो अगर आप कभी भी जो है पढ़ते टाइम ये टर्म देखो रूसू, या अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर ही देख लो, तो ऐसा हो सकता है रूसू वर्ड सुनने से थोड़ा सा ना आप इसको रिलेट कर लो कि शायद रशिया से आया हुआ लग रहा है, कुछ तो भी ऐसा इंटरनेशनल टाइप का है। ओके, तो नहीं, ये हमारा अपना डोमेस्टिक ही है, दैट इज रूसू, इन शॉर्ट रूरल एंड सेमी अर्बन। ओके, तो इन जगहों पर क्या शुरू कर रहे हैं? ये शुरू कर रहे हैं अपने प्रीमियर सर्विसेज। ओके, सो व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड? ओके, इनमें मिलेगा क्या? तो वही चीजें हैं जो कि ग्रैंडोर सर्विसेज के अंडर हमें यस बैंक दे रहा था, जैसे कि एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर अलग से मिल जाएगा, एडवांस बैंकिंग सॉल्यूशंस। एडवांस बैंकिंग सॉल्यूशंस मतलब कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मतलब एडवांस्ड मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे। अब एडवांस मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी मतलब स्विफ्ट टेक्नोलॉजी, कि भाई हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, इमीडिएटली जो है ऑनलाइन सारे प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन निकाल देंगे, इमीडिएटली आपको जो है जितना भी पॉसिबल सोल्यूशन आप डोर स्टेप तक भेज दिया जाएगा। ओके, लाइक दैट। ओके, सो पर्सनलाइज्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड एडवांस्ड डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस। फर्दर, इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज ए मनीमेखलई। इन्होंने क्या बोला, ये क्योंकि डायरेक्टर भी हैं और सीईओ भी हैं किसकी, यूनियन बैंक की, तो इन्होंने बताया कि यार ये जो सर्विसेज है ना हमारी, ये एक पर्सपेक्टिव से बनाई गई हैं, और वो पर्सपेक्टिव है कि हमारा जो रूरल और सेमी अर्बन जो क्राउड है, जो कि धीमे धीमे ट्रांसफॉर्म हो रहा है अर्बन की तरफ, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन और द बैंकिंग सेटअप, राइट। ये सबसे ज्यादा बेसिक नीड है किसी भी एक गांव कस्बे का शहर में तब्दील होना है, या कन्वर्ट होने का, या एक ट्रांसफॉर्म होने का जो एक एलिमेंट होता है। ओके, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो बेसिक नीड है वो क्या है? वो है बैंकिंग सिस्टम, अ वेरी स्विफ्ट, स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट, सिंपल शब्दों में बोले तो बैंकिंग सिस्टम। सो दैट इज व्हाट मिस ए मैखली शी सेड, दैट दिस इज अ स्टेप, okay, the union premier, this is a step towards making India, okay, having the growth and development concept in the most fastest and in the most swift manner, right? तो चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो पिछले फाइनेंशियल साइकिल में 43% से नीचे गिरा है। देखिए, इसके बाद की हमारी जो अगली ही न्यूज है ना, वो हमें ये बताएगी
कि अब दो आगे आगे आने वाले न्यूज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो आपके सामने है, इसकी अगली जो न्यूज है वो क्या है, उसमें हमें बताया जाएगा कि इंडिया के अंदर कैसे 125 बिलियन डॉलर आ रहे हैं एज रेमिटेंसेस। वो हर साल आ रहे हैं लगभग 100 बिलियन डॉलर एवरी ईयर, एक एवरेज अमाउंट है जो कि पिछले कई सालों से इंडिया एज अ रेमिटेंस जो है गेन कर रहा है या अचीव कर रहा है, ठीक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और ये हमें क्या बताती है कि भाई साहब हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये नीचे गया है, वो भी थोड़े मोटे 2-4% से नहीं। चलो 1-2%, 3% से नीचे जा रहा है, 4-5% से भी नीचे जा रहा है तो ठीक है, इतना टेंशन नहीं होता। लेकिन 43% से ये नीचे गिरा है, ठीक है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम अभी उन सभी रीजंस को डिस्कस करेंगे। सो एज व्हाट वी कैन सी हियर, ओके, 43% का ये जो डाउनफॉल आया है, और ये कहां कौन कौन सी कंट्रीज हैं विथ बिग ड्रॉप्स। तो इंडिया अकेली वो कंट्री नहीं है जहां पर एफडीआई कमजोर पड़ा है। इंडिया के साथ चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार कंट्रीज और हैं जिनका एफडीआई इनपुट जो है वो डाउनफॉल देख रहा है, वो नीचे आ रहा है, ओके। अब क्यों आ रहा है, सबसे पहली चीज तो ये जो रिपोर्ट है ये कौन दे रहा है, तो यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्वियसली नाम शुरू हो रहा है इसका यूएन से, तो यूएन का ये एक ऑर्गन है, ओके, तो यहीं से शुरू हो रहा है, ओके। यूएनसीटीएडी रिपोर्ट दे रही है, क्या रिपोर्ट का नाम है, दी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और इसने बताया इंडिया का 43% और बाकी कंट्रीज का भी लगभग जो है डेटा आसपास ही है 19-20 के फर्क के हिसाब से, ओके। यानी कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं आज की डेट में, दैट इज चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, इनका भी एफडीआई नीचे गया है। तो चलो पड़ोसी के घर में या दूर दराज के किसी के घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे घर में क्या चल रहा है उससे तो फर्क पड़ना चाहिए, राइट। तो अब अगर रीजंस की हम बात करें कि ये एफडीआई फ्लो नीचे क्यों आया, ओके, व्हाट आर द बिगेस्ट रीजंस, व्हाट आर द बिगेस्ट इश्यूज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द एफडीआई, तो उसमें तो सबसे पहला पॉइंट आता है द जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन इश्यू, राइट, ईरान पाकिस्तान इश्यू, अमेरिका वर्सेस चाइना, अमेरिका वर्सेस नॉर्थ कोरिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द आईसिस इश्यू, द लश्कर इश्यू एंड सो ऑन, मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म इश्यू एंड सो ऑन। तो इन सब की वजह से ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है हमारा वो देखता है कि उसमें टेंशन का जो एलिमेंट है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से सीधा सीधा इंपैक्ट होता है ट्रेड पर, सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट ट्रेड पर ही होता है, ठीक है। लोगों की जान तो जाती ही जाती है, साथ ही साथ जान के साथ जो माल है यानी कि जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, वो भी नीचे आता है, राइट। सो जियोपॉलिटिकल टेंशन एक रीजन बना। उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन बोले तो जब हम ना पॉलिसीज में बार बार चेंज लेकर आते हैं कि आज इतना टैक्स ले रहे हैं, कल उतना टैक्स लेंगे, परसों उतना टैक्स लेंगे, तो ऐसे ना बहुत सारा जो मार्केट है वो उथल फुथल में आ जाता है। हेंस एज अ रिजल्ट उससे भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये तो टिके ही नहीं रहते अपनी बात पे, बदलते रहते हैं, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है। फिर उसके अलावा स्ट्रिक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कि आपको यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाने देंगे, इतने एरिया में ही इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ओके। ये आपका ब्राउन बेल्ट जोन है या आपका ग्रीन बेल्ट जोन है वगैरह वगैरह, तो इसी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हो रही हैं, ग्रीन एंड ब्राउन आज की डेट में जो चल रहा है, राइट। तो उसके अलावा जो है आज की डेट में एक नया टर्म आ गया कार्बन टैक्स, हालांकि इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है भाई, जब धरती ही नहीं रहेगी तो काहे का ट्रेड, काहे का जियो पॉलिटिक्स, राइट, वो तो सीधी सीधी बात है। तो कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन अब ये कार्बन टैक्स की वजह से बहुत सारी कंपनीज हैं जो देख रही हैं कि यार वहां चल बिजनेस करते हैं, वहां जाकर इन्वेस्टमेंट डालते हैं जहां पर ये इतने एक्सेसिव टैक्सेस नहीं है, राइट। हेंस एज अ रिजल्ट एफडीआई उन कंट्रीज में जो है बहुत लो जा रहा है जहां पर ये सारी चीजें हैं, और हमारी कंट्री में ये सभी चीजें जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सभी चीजें एक साथ एक्टिवली परफॉर्म कर रही है, ओके। आगे चलते हैं। सो यूएनसीटीएडी, ओके, कब बनता है, इसको 1964 में बनाया जाता है, ओके। अगर हम बात करें ये यूएन की ऑफिशियल बॉडी है। हेडक्वार्टर्स कहां पर होगा इसका, हेडक्वार्टर्स होगा जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर, ओके। अब नाम से क्लियर है ना, गोल क्या है, प्रोमोट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ वेयर इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो नाम से क्लियर है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन व्हाट, कन्वेंशन ऑन व्हाट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट,
तो सबसे ज्यादा इनका फोकस कहां रहता है? डेवलपिंग कंट्रीज पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ई रूपी, इंडिया डिजिटल करेंसी। तो लास्ट वीक के ही अपने करंट अफेयर्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि एक टर्म होता है, जैसे कि हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारे पास डॉज कॉइन्स, बिट कॉइन्स, एम कॉइन्स, फलाना फलाना कॉइन्स होते हैं, राइट। लेकिन ये वो कॉइन्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट से या किसी भी सेंट्रल बैंक से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हर एक गवर्नमेंट का, यानी जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ECNY या ई नायरा, ये क्या थी? डिजिटल करेंसीज थी नाइजेरिया और चाइना की। तो उसी तरीके से इंडिया की भी अपनी CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, का नाम क्या है? ई रूपी। ओके, लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रहा है कि ई रूपी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, ये किसी जमाने में जो 1 मिलियन का इसका जो है टर्नओवर चल रहा था, इस पे भी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। पिछले फाइनेंशियल साइकिल में ये 1 मिलियन से गिर के 1 लाख पर, as what we can see here. Okay, so the news, what it says: at the end of last year there were 1 million retail sales every day. Okay, 1 million. And now अभी का मौजूदा डेटा वो क्या कहता है कि 1 लाख। सो 10 लाख से ये सीधा नीचे कहां आ जाता है? 1 लाख पर। ओके, सो 1 मिलियन टू 1 लाख, राइट। सो दिस इज व्हाट द होल न्यूज इज। यानी कि जो CBDC यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है, इंडियन मार्केट अब उससे थोड़ा सा पीछे भागता जा रहा है कि नहीं यार, हम अपना जो है पैसे में ही डील कर लेंगे, कैश और चेक में ही डील कर लेंगे, ये क्रिप्टो करेंसी में डील करना सही नहीं लग रहा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, दैट्स हियर इशुएंस एंड एक्विजिशन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये क्या होता है? ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंड सपोर्टेड होता है। यानी कि अगर इसमें कुछ भी झोल निकला तो गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करेगी। इसमें अगर कुछ भी इश्यू हुआ तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई, ये हमारी ही करेंसी है। फिजिकल में हमारे हाथ में नोट है या कॉइन्स हैं, ठीक है। डिजिटली हमारे पास क्या है? डिजिटल करेंसी हमारा, क्रिप्टो करेंसी हमारा, ठीक। तो इसका जो बैकिंग होता है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट या RBI करके देती है, यानी कि पूरी तरीके से रेगुलेटेड होते हैं और 100% जेन्युइन और लीगल होते हैं, राइट। सो इश्यू कौन कर सकता है इसको? सिर्फ और सिर्फ RBI इश्यू कर सकता है। तो इसका इसीलिए नाम क्या है? CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, तो कहां से इश्यू होगा? ओनली एंड ओनली थ्रू दी RBI। ओके, अब अगली न्यूज क्या बताती है हमें कि इंडिया के अंदर रेमिटेंस आया है पिछले फाइनेंशियल साइकिल में $105 बिलियन। अच्छा, सबसे पहली चीज, रेमिटेंस मतलब होता क्या है? हाउ डू आई डिफाइन समथिंग दैट आई एम कॉलिंग एट इट एज रेमिटेंस? तो रेमिटेंस क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन है, ओके, सो मिस्टर एक्स। So this Mr. X is working in a country, let's say for example Saudi. Okay. So ये सऊदी अरेबिया में जाकर कोई भी अपना एक बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये वहां से 100 रुपए, ओके, कमाकर ये भेज देते हैं अपनी फैमिली को जो कि रह रही है इंडिया में। तो ये जो 100 रुपए इन्होंने सऊदी से कमाया है और यहां से कमाकर इन्होंने इंडिया भेज दिया है, तो ये वाला जो पैसा आया है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रेमिटेंस। ओके, दैट्स इट। अगर आप फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, वॉट एवर, वहां आपका जो भी व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, वॉट एवर, ओके, बिजनेस है चाहे जॉब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो पैसा कमाकर अपनी होम टाउन या अपने होम कंट्री में भेज रहे हैं, ठीक। तो वो जो पैसा बाहर से आप अपने देश में भेज रहे हैं उसको क्या नाम दे दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है रेमिटेंस, ठीक। तो इंडिया के अंदर पिछले फाइनेंशियल साइकिल में 125 बिलियन डॉलर जो है एज रेमिटेंस आए हैं। और सबसे जो मेजर कंट्रीज रही हैं जहां पर रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं इंडिया में, तो वो US, UK और सिंगापुर। Okay, right, so these are some strategic deals for us, some strategic locations for us, okay, जहां से हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस फ्लो हो रहा है इंडिया में। और उसके अलावा यस, UAE और सऊदी तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, राइट।
तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अरुण कुमार सिंह को अपॉइंट किया है एज देयर एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ बंधन बैंक। ठीक, सो एक नाम आया आपके सामने, दैट इज अरुण कुमार सिंह। कौन है ये न्यूज में क्यों है, इनका नाम क्यों आया है? क्योंकि इनको आरबीआई ने एज एडिशनल डायरेक्टर निकाला है। कहां का? बंधन बैंक का। कितने टर्म के लिए? 1 साल के लिए। राइट, सो क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने नवीन चंद्र झा साहब को एज एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। ओके, क्या अपॉइंट किया है? एमडी एंड सीईओ। और किसको अपॉइंट किया है? नवीन चंद्र झा साहब को। ठीक, फिर नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारे सामने? गवर्नमेंट अपॉइंट्स गिरजा सुब्रमण्यम एज सीएमडी। सीएमडी ऑफ व्हाट? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो 3 नाम आपके सामने आए हैं अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो तीनों नाम को हम लोग देखते हैं कौन कौन है। गिरजा सुब्रमण्यम, ये कौन है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है किसकी? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की। उसके अलावा हमारे पास एक नाम और है, नाम क्या है यहाँ पर? नवीन चंद्र झा, जो कि एमडी और सीईओ बने हैं किसके? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के। और उसके अलावा एक नाम और है हमारे पास, दैट इज अरुण कुमार सिंह सर। ये क्या बने हैं? एडिशनल डायरेक्टर बने हैं किसके? बंधन बैंक के लिए। ओके, सो अरुण कुमार सिंह बंधन बैंक, देन चंद्र कुमार झा एसबीआई इंश्योरेंस एमडी एंड सीईओ, एंड गिरजा सुब्रमण्यम एज द एमडी और सॉरी सीएमडी ऑफ द नेशनल इंडिया या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ओके, सो गाइज ये सारी न्यूज है हमारे आज के बैंकिंग सेशन की तरफ से। अब चलते हैं हमारे आज के एमसीक्यू सेशन की तरफ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन्स कि हु इज एलिजिबल टू सब्सक्राइब टू द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में कौन है जो अपने आप को एनरोल करा सकता है? मतलब एज ग्रुप क्या होना चाहिए, किस एज से किस एज तक का होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, वी नो इट वेरी वेल, द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 18 टू 40 इयर्स। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ओनली इंडियन। ओके, 18 से 40 तक तो ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन होने चाहिए। कोई भी फॉरेन नेशनलिस्ट अपने आप को इसमें एनरोल नहीं करा सकता। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, here we go. Apart from the Indian rupee swap window, what other swap arrangements is mentioned in the framework for 2024-27? इंडियन करेंसी के अलावा कौन कौन सी वो दूसरी करेंसीज हैं जिनको हम स्वैप कर सकते हैं? सो यस, वी हैव डिस्कस्ड इट, इट इज व्हाट? द यूएस डॉलर एंड द यूरो स्वैप। ओके, तो यूरो यूनियन का जो अपना जो करेंसी है दैट इज यूरो, और उसके अलावा द यूएस डॉलर। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, सो ये इतना तो क्लियर है यहां तक। कहां से आया है ये? सार्क से आया है। कौन सा फ्रेमवर्क है ये? फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट? yes, South Asian Association for Regional Cooperation. Okay, that is US dollars and the euro. Next, which ministry does the PFRDA comes under? Pension Fund Regulatory Authority जो है, Regulatory and Development Authority जो है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है? तो what will be the correct answer? Yes, the correct answer will be B, that is Ministry of Finance. ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनसीटीएडी? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का जो प्राइमरी यानी कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो यहां पर क्लियर है, दैट इज टू फैसिलिटेट द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रोथ इन ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? सी। राइट, ओके, next, who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of the SBI insurance company? ठीक है, तो कौन है वो जिनको अभी अभी अपॉइंट किया गया हाल ही में? सो यस, वी नो इट वेरी वेल, द करेक्ट आंसर इज मिस्टर झा। ओके, दैट इज नवीन चंद्र झा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट,
दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइस, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि यूएनसीटीएडी के अकॉर्डिंग what was cited as one of the main reasons for the decline in FDI in 2023? क्या इनमें से कौन सी एक वजह थी जिसकी वजह से एफडीआई में भारी गिरावट देखने को मिला है? इंडिया में 43% और ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड भी लगभग डेटा उतना ही है आसपास मेजर कंट्रीज के अंदर। ओके एवरीवन, so I hope the session is useful for you all. Please do let me know if there is issue into the comment box, and I assure we'll get immediately onto that. Okay everyone, so thank you so much for joining me in here. This is me, Praveen Mishra, signing off for the day. See you all in the very next one. Bye bye, take care, see you soon. Jai Hind.